सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। आज हम आपके लिए बुलाकर लेकर आए हैं एक साये को, और उस साये के साथ बात करेंगे कि इस वक्त ईरान के सूरत हाल किस तरह के चल रहे हैं और किस तरह जो है दोस्तों आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुद्दा है, वो ईरान है। और दुनिया डरी सहमी है और थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे पहुंच गए हैं। ये जो जनाब साये साहब आपको आपके सवालों के जवाब देंगे, और आपकी तरफ से जो सवाल है वो मैं कर लेता हूँ। पूछिए। तो जनाब मेरा पहला सवाल ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये खबरें चलाई जा रही हैं, विश्लेषण किए जा रहे हैं कि कोई पल कोई घड़ी जा रही है कि ईरान हमला कर देगा इजराइल पर, और फिर उसके जवाब में अमेरिका हमला कर देगा ईरान पर। आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, ज़रा क्या आप इसका जवाब हमें देना चाहेंगे? असल में ये सारी बातें दुनिया जानती है कि जो इजराइल ने हमला किया है वो क्यों किया है। बड़ी सीधी सी बात है कि गाज़ा के अंदर हमास के लड़ाकों से इजराइल नहीं जीत पा रहा है, हिजबुल्लाह को भी कोई बहुत बड़ा रिटेलिएट नहीं दे पा रहा है, और सूरत हाल ये हो गई है कि वो अपनी इज़्ज़त बचाना, नाक बचाना मुश्किल हो गया है। ये वही इजराइल है जिसे कहते थे कि अब अपनी गद्दी पे से सुपर पावर की अमेरिका खिसक रहा है और ये जगह इजराइल ले लेगा। आज दुनिया के सामने पूरी तरह से एक्सपोज भी है और विचलित भी है वो इजराइल, जो मीडिया और झूठ और अफवाहों के बल पर अपनी कमाई करता था, दुनिया पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर रखता था, और उसके हर झूठ इस वक्त जो है वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं। यानी कोई आयरन डोम, कोई एयर डिफेंस सिस्टम, कोई दूसरा हथियार, उनका जादुई मरकबा, हर चीज़ फ्लॉप हो चुकी है। अब उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जिसका वो ये दावा कर सके कि हमारे पास ये एक ऐसा हथियार है जिसे हम दुनिया को जीत सकते हैं, क्योंकि वो 6 महीने गुजर जाने के बाद भी 20,000 लड़ाकों से युद्ध नहीं जीत सके। आज भी जो आज ही की मैं बात कर रहा हूँ कि हमास के लड़ाकों ने कहा है कि हम इस जंग को लड़ते रहेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। यानी उनके इरादे मुकम्मल हैं, और वहाँ की जनता, उनकी शहादतें हो रही हैं, वो लोगों को की जाने जा रही, मासूम मर रहे हैं, मगर वो जो गाज़ा के लोग हैं वो किसी दुनिया से ये गुहार नहीं लगा रहे हैं कि हमारी जान बचाई जाए। वो ये सिर्फ कहते हैं कि गैर कानूनी काम से इजराइल को रोका जाए, यानी अगर फूड सप्लाई रुकती है तो उसको जारी रखा जाए, और इस तरह के जो सिविलियंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं और जो आम कैंप हैं उन पर हमले ना किए जाएँ। कभी किसी जो है फ़लस्तीनी ने, किसी गाज़ा के इंसानों ने ये गुहार नहीं लगाई दुनिया से कि आप युद्ध बंद करवा दीजिएगा। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर पूरी तरह से माहौल बदल चुका है, दोनों किनारे खाली हो चुके हैं, और इजराइल के लोग ये पूरी तरह समझते हैं कि ये जंग हमास के साथ जीती नहीं जा सकती। इजरायली फोर्सेस इसीलिए बर्बरता, इसीलिए वो उकसावा और चिढ़ावे की कार्रवाई कर रही है। जैसे कि जब ईद का दिन था और जब ये पहले ही ईरान के सीरिया के अंदर जो हमला किया था इन लोगों ने दूतावास के ऊपर ईरान के, उसके बाद भी और जब ये दिखाई दिया कि इनको कि ये मामला अभी भी ठंडा पड़ सकता है, शायद इसका तुरंत जो ईरान है वो रिटेलिएट नहीं दे रहा है, क्योंकि बिल्कुल उनकी सोच ये थी, नेतन्याहू की सोच ये थी कि ईरान इस पर रिटेलिएट करेगा और पूरा ये युद्ध जो है वो एस्केलेट हो जाएगा। मगर जब ईरान को सिर्फ प्लानिंग करते हुए, बात करते हुए सुना, तो नेतन्याहू ने तुरंत जो है वो याहिया, जो माफ़ कीजिएगा, जो इस्माइल हानिया है, उसके पूरे परिवार को उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद में उसके जवान बेटे, उसके पोते, सबको शहीद कर दिया। और इस पर हानिया ने जो कहा कि मेरा कोई भी बेटा या पोता वो आम गाज़ा के नागरिकों से अलग नहीं है, यानी अगर वहाँ के आम लोग शहीद हो रहे हैं तो मेरे बच्चे भी शहीद हो रहे हैं। वो ये उनकी अब जो पैगाम दिया, यानी शायद इस मामले में कहीं हद तक इजराइल सफल रहा कि इस्माइल हानिया के बच्चों को, लड़कों को जो शहीद किया गया, उससे जो रोष था, जो गुस्सा था, वो और भड़का। और यही इजराइल चाहता था, क्योंकि किसी भी कीमत पे इजराइल पर हमला करे ईरान, और ईरान अगर उस पर हमला करेगा
तो उसका मतलब होगा कि युद्ध में अमेरिका ने जो अभी वादे किए हैं बाइडेन ने कि हम पूरी तरह से समर्थित हैं, पूरी तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बचाव करेंगे और पूरी तरह से इजराइल को के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और यहाँ तक कि इजराइल को बचाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो डिप्लाई अमेरिका ने इस इलाके में कर दी है। मगर एक बात को ध्यान से सुनने की है, वो समझे। यहाँ तक नेतन्याहू और इजराइल के थिंक टैंक का ये गेम जो है वो सफल हुआ कि ईरान के दूतावास को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद इस्माइल हानिया के बच्चों को शहीद किया, और उसके बाद जो हुआ वो ये था कि जो रूस भड़का उस पर दुनिया ने ईरान को फ़ोन किया कि आप होल्ड करें, आप अभी रुकें, आप किसी तरीके की कोई एक्शन अभी न लें, युद्ध भड़क सकता है। मगर चूँकि ईरान अब ऐसी स्थिति में आ गया कि अगर ईरान इजराइल को जवाब नहीं देता है तो ईरान के अपने अंदर से जो विरोध है वो फूट पड़ेगा, और गाज़ा के लोगों का मोराल डाउन हो जाएगा, हुतीस का मोराल डाउन हो जाएगा। जितने भी मिलिशिया ईरान समर्थित हैं वो सरेंडर करना शुरू कर देंगे। अब ईरान जो सिचुएशन नेतन्याहू ने पैदा की है, यानी पूरी दुनिया को युद्ध में घसीटने का जो नेतन्याहू का प्लान है, वो बाकदस्तूर 2 कदम और आगे बढ़ा है, और दुनिया उनके सामने मजबूर नज़र आती है। जबकि ये एक बात समझिएगा कि वियना कन्वेंशन 61 और वियना कन्वेंशन जो है 63, इन पूरे जो एक दूतावास को लेकर संधियाँ की गई हैं, इन पूरे के पूरे कन्वेंशन का जो है वायलेशन किया है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का वायलेशन किया है। उसके बावजूद अगर इजराइल पर कोई हमला नहीं कर रहा है या लोग उसे रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, आज जिस तरीके से कल जो हुआ था, गुजरे दिन जो हुआ था कि फ़लस्तीन को का प्रस्ताव रखा गया संयुक्त राष्ट्र में कि इनको मुकम्मल देश का दर्जा दिया जाए, मगर वो नहीं हो सका। यानी कि दुनिया अब भी इजराइल के साथ खड़ी है, तमाम कानूनों का वायलेशन किया है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े हैं और तोड़ रहा है और चुनौती के साथ तोड़ रहा है, मगर बहुत सारे देश अब भी उनके साथ, इजराइल के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। उसकी वजह मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि तमाम जो इजराइल को स्टैंड करने वाले, इजरायली थॉट को डेवलप करने वाले लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, और वो उसके पीछे की कहानी बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे दूसरे प्रोग्राम जो है ज़रूर देखेंगे लोग, तो उसमें कोशिश करेंगे कि फिर से एक बार बताया जाए। मगर एक चीज़ यहाँ पर जो हुई है वो अलग हुई है। वो क्या है? ईरान ने हॉर्मुज में जो हरमुज जो जलडमरू है, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिससे 30% से प्लस तेल का कारोबार होता है, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदीया, ईरान, ये तमाम इलाके से जो है जो तेल की एक्सिट होती है यूरोप को और एशिया के भी कुछ देशों को, वो 30% प्लस है। और उसी हॉर्मुज का में इजराइल समर्थित एक जहाज़ को कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है ईरान ने। इसका मतलब ये है कि ईरान हॉर्मुज के अंदर चाहता है कि यहाँ एस्केलेशन हो और वो किसी तरीके से हॉर्मुज को बंद कर दे। अगर हॉर्मुज बंद कर दिया गया तो रशिया, जर्मनी को जैसे गैस देना बंद कर दिया है, करने का ऐलान किया है, बंद की भी जा सकती है। एनर्जी की शॉर्टेज जो है वो पूरे यूरोपियन इंडस्ट्री, यूरोपियन बाज़ार में होने वाली है, और तेल की भी अगर कमी हो गई तो उद्योग जगत बैठ जाएगा, अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी। यानी नेतन्याहू और इजराइल चाहता है कि ये वार हो, सिर्फ ईरान ख़त्म हो और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ इस इलाके में बना रहे, राज करता रहे और अपनी धर्म से लेकर तमाम नीतियों को आगे चलाता रहे। वहीं पर रशिया और चाइना ईरान के साथ मिलकर चाहते हैं कि यूरोप और अमेरिका के बाजार को ख़त्म कर दिया जाए, और उसके लिए जो कुछ हो सकता है हम ईरान का साथ देंगे। ये सिचुएशन टोटली है, इसको आप समझें। मान लिया कि अगर ईरान अब हमला करता है, अगर ईरान हमला करता है सीधे इजराइल के ऊपर और कोई बड़ी मिसाइल मारता है, तो यकीनी तौर पर इजराइल बड़ा हमला करेगा। और अगर बड़ा हमला इजराइल करेगा तो उसको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका तो तैयार कर चुका है, अपनी फोर्सेस भेज चुका है, अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। मगर ये बात जो गलत फहमी में अमेरिका है, ये निकालने का शायद वक्त आ चुका है। वक्त की बात ये है कि जब
यहाँ खाड़ी के अंदर, सीरिया के अंदर हमले कर रहा था, अमेरिका इराक के अंदर हमले कर रहा था, तो ये तमाम वो जो अरबों के अंदर अड्डे हैं, इन सब के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा था। बल्कि एशिया के दूसरे देशों के भी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया और सब ने अमेरिका को सहयोग किया। दुनिया के अलग अलग अड्डों से, यानी भारत के भी बॉम्बे से तेल भरने उसके जहाज़ पहुंच गए, और इसमें अरबों के तो सभी कुवैत, बहरीन, कतर, सभी जगह से अपने जहाज़ों को उड़ाया, जहां जहां उनके 1 दर्जन से ज़्यादा इलाकों में अड्डे हैं। माफ़ करना, आधा दर्जन से ज़्यादा तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अरब देशों के अंदर है। यहाँ से एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अभी उनको सऊदी अरब का एयर स्पेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूएई का करना पड़ेगा। अगर इन तमाम देशों का एयर स्पेस अमेरिका यूज़ नहीं करता है तो फिर वो बहुत आसानी से हमला ईरान के ऊपर नहीं कर सकता। और इस वक्त की खबर ये है कि अरब देशों ने अपने एयर स्पेस को देने से मना कर दिया। जबकि ये भी नोट कर लें कि अमेरिका के पास एक एग्रीमेंट है, जहां इस पूरे इलाके के अंदर कहीं भी कोई कार्रवाई अमेरिका करना चाहता है तो उसके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें वो ऑथराइज है कि मैं तुम्हारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करूंगा। मगर होगा क्या अगर अपने इन मित्र देशों के, जो आज भी अमेरिका के मित्र हैं, उनकी इच्छा के बगैर इन तमाम इलाकों में एयर स्पेस का इस्तेमाल होता है, तो अमेरिका और खाड़ी के देशों के बीच में तनाव शुरू हो जाएगा और फिर वो दादागिरी उभर कर सामने आ जाएगी, जिससे लोग डरे हुए हैं। यानी अमेरिका के लिए डिप्लोमेटिकली ये मूव अच्छा नहीं होगा, मगर ये अगर अड़चनें आती हैं तो फिर यहाँ पर ऑलरेडी चाइना और रशिया के जो बेड़े पहुँचे हैं, और जो भारी भरकम हथियार जो है वो चीन के पास, माफ़ करना, ईरान के पास मौजूद है। यहाँ एक लड़ाई देखने का शायद एक नया खेल शुरू हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ईरान कोई हमला शुरुआती करेगा तो ईरान के पास एक हाइपरसोनिक ट्रेन है, सुपरसोनिक ड्रोन है। उस ड्रोन से वो एयर डिफेंस सिस्टम का काम भी करता है, वो हमले भी करता है, वो रोकता भी है, और या कोई और नई किस्म के हथियार का इस्तेमाल कर सकता है जिसे शायद अमेरिका और पश्चिमी जगत के हथियारों का अंत कहा जा सकता है। और अगर ये युद्ध यहाँ जो कि चाहेगा, यकीनी तौर पर चाहेगा, इजराइल के ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाए, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। मगर अमेरिका इसे परमाणु युद्ध तक खींचने से बचेगा, क्योंकि परमाणु एस्केलेशन में इस वक्त बर्तरी भी और मॉनिटरिंग भी और तैनाती भी रशिया की बहुत ज़्यादा है। और जैसे अमेरिका इजराइल को तनहा नहीं छोड़ेगा, इसी तरह के इशारे ताज़ा लवरोव का फ़ोन बताता है कि वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे ख्याल से इस पूरे इलाके का नक्शा बदलने जा रहा है। इजराइल ने आज दुनिया को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है कि वो चाहें न चाहें उन्हें युद्ध में उतरना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इजराइल के वजूद के लिए ये ख़तरा हो चुका है। ठीक है जनाब, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे सवालों के जैसे भी थे वो जवाब दिए, उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कोशिश करते हैं, आप बताइएगा इस प्रोग्राम के बारे में कि आपको कैसा लगा। हम इनको फिर से बुलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बहरहाल जो है इसी तरह अगर आपको ये अच्छा लगता है तो फिर हम इसी तरह के कुछ गहरे सवाल करेंगे, उनके जवाब जैसे होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए।